हर सनातनी अपने जीवन में एक बार 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन जरूर करना चाहता है। तो आइए आज मैं इसी वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ कि 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन आप किस प्रकार से कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को भारत दर्शन यूट्यूब चैनल के ऊपर। यहाँ मैं आपको बताता हूँ IRCTC और सरकार द्वारा चलाए जा रहे अलग अलग पैकेजेस जो कि कम बजट में यात्रा करने के सही उचित माध्यम होते हैं। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ज्योतिर्लिंग यात्रा अलॉन्ग विद स्टैचू ऑफ यूनिटी पैकेज को, जिसमें आपको मिलती है 13 दिन 12 रातों का टूर। इसमें आपको दर्शन मिलेगा वेरियस ज्योतिर्लिंग। आपकी पूरी जर्नी जो होगी वो एक ट्रेन के माध्यम से होगी। इसके अंदर आपको साइट सीइंग कराई जाएगी अलग अलग मंदिरों की, और इन मंदिरों तक पहुंचने के लिए आपको बाय बस का भी साधन दिया जाएगा। इसमें आपको दिया जाएगा खाना, इसके साथ ही आपको उसके IRCTC की इंश्योरेंस और फुल सेफ्टी मिलती है। चलिए शुरू करते हैं इस यात्रा की। इस यात्रा में बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस रूट मैप के माध्यम से हमें कहाँ कहाँ किस किस प्रकार से यात्रा को सफल करना है। सबसे पहला हमारा डेस्टिनेशन होगा उज्जैन। उज्जैन से हम आगे चल के हम जाएंगे उज्जैन के बाद बड़ोदरा। बड़ोदरा से हम जाएंगे आगे, हमारा नेक्स्ट स्टेशन होगा सोमनाथ। सोमनाथ से आगे जाएंगे हम द्वारिका। द्वारिका से हम आगे जाएंगे, नेक्स्ट स्टेशन होगा हमारा पुणे। पुणे से हम आगे बढ़ेंगे, हमारा नेक्स्ट स्टॉप होगा पराली बैजनाथ। इसके बाद हमारा लास्ट स्टॉप जो होगा वो रहेगा औरंगाबाद। इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेशन होगा हमारा वो रहेगा नासिक रोड। इस तरीके से हमारी यात्रा कंप्लीट होगी। आइए हम चर्चा कर लेते हैं हमारे बोर्डिंग स्टेशन क्या क्या रहेंगे। सबसे पहला बोर्डिंग स्टेशन होगा गोरखपुर, जो कि हमारी यात्रा शुरू होगी 4/3/2022 मार्च 4/2022 से। हमारी जो ट्रेन गोरखपुर से उत्तर प्रदेश गोरखपुर से निकलेगी वो रहेगी रात के 12:05 पे। इसके बाद इसी तरीके से आगे बढ़ती हुई देवरी सरदार, बेलथारा, मऊ, वाराणसी, भोदहो, जनगई, प्रयागराज संगम, प्रतापगढ़, गोरीगांव, रायबरेली, लखनऊ, कानपुर और झांसी, ये सारे बोर्डिंग स्टेशन रहेंगे। आइए अब मैं आपको बताता चलूं कि हमारी यात्रा कैसे होगी। पहला दिन जो हमारा होगा पूरी यात्रा में बोर्डिंग्स में निकल जाएगा। सेकेंड डे हम सबसे पहले पहुंचेंगे मॉर्निंग में उज्जैन। उज्जैन में हम वहाँ फ्रेश होंगे, हमें ब्रेकफास्ट दिया जाएगा। उसके बाद हमें विजिट करना है महाकालेश्वर मंदिर। महाकालेश्वर मंदिर के बारे में बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में। 12 ज्योतिर्लिंग कहा जाता है कि 12 शिवलिंग्स जो होते हैं उनको ही 12 ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। ज्योतिर्लिंग से आपको समझ में आ रहा होगा ज्योति और लिंग, जिन्हें कहा जा सकता है लाइट सोर्सेस, स्तंभ। पौराणिक कथाओं के अनुसार ये कहा जाता है, मान्यता ये है कि एक बार ब्रह्मदेव और विष्णु जी में एक विवाद होगा सर्वोच्चता को लेकर। तो उन दोनों ने ये पता करने के लिए कि दोनों में सर्वोच्च कौन है, उन्होंने बोला कि किस प्रकार से सर्वोच्चता का सिद्ध की जा सके कि कौन सर्वोच्च है उन दोनों में से। तो उसी चर्चा के बीच में एक स्तंभ निकलता है, प्रकाश स्तंभ जिसे कह लीजिए। प्रकाश स्तंभ में एक आवाज उत्पन्न होती है और कहती है जो भी इस प्रकाश स्तंभ के अंतिम छोर को ढूंढ लेगा वही सर्वोच्च माना जाएगा। तो इस प्रकार से विष्णु जी स्तंभ के नीचे की ओर जाते हैं, ब्रह्मदेव स्तंभ के ऊपर की ओर जाते हैं। कई दूर जाने के बाद ना तो ब्रह्मदेव और ना ही विष्णु जी को उस स्तंभ का अंतिम छोर मिलता है, परंतु विष्णु देव जो है वो जाते रहते हैं। पर ब्रह्मदेव मन में ये सोचते हैं कि जिस प्रकार मुझे स्तंभ का अंतिम छोर नहीं मिला है, हो सकता है कि विष्णु देव को भी ये स्तंभ का छोर ना मिला हो। तो ब्रह्मदेव मन में ये सोचते हैं कि क्यों ना मैं इस बात को ये बोल दूं कि मुझे स्तंभ का अंतिम छोर मिल चुका है और मैं अपनी सर्वोच्चता सिद्ध कर लूं। ब्रह्मदेव वापस आते हैं और विष्णु जी से कहते हैं मुझे स्तंभ का एक छोर मिल चुका है, और विष्णु जी भी सहर्ष विनम्रता से इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ आपको छोर मिल चुका है और आप ही सर्वोच्च है। परंतु होता है क्या है कि उस जो प्रकाश स्तंभ है उसमें से एक ध्वनि उत्पन्न होती है। उस ध्वनि में ये बोला जाता है कि ब्रह्मदेव ने झूठ कहा है, इस प्रकाश स्तंभ का कोई अंतिम छोर ही नहीं है। और ब्रह्मदेव को वहीं से एक श्राप दिया जाता है कि आदि अनंत काल तक ब्रह्मदेव इस धरा के ऊपर कहीं भी पूजनीय नहीं होंगे। और विष्णु जी के सरलता और सहर्ष स्वीकार कर लेने से कि वे पराजित हो चुके हैं, उसके उपरांत उन्हें यह बताया जाता है कि आप इस धरा के ऊपर चिरानंत काल तक पूजनीय रहेंगे। और इसी तरीके से जो प्रकाश स्तंभ था वो प्रकाश स्तंभ खुद शिव जी के अवतारित थे, और इसी तरीके से 12 प्रकाश स्तंभ बने इस धरा के ऊपर, जिन्हें कहा जाता है 12 ज्योतिर्लिंग। आइए अब आगे बढ़ते हैं कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उन्हीं में से एक ज्योतिर्लिंग है। मैं बताना चाहूंगा कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन में स्थित है। क्षिप्रा नदी के तट पर बसा उज्जैन महाकालेश्वर टेम्पल वहीं उज्जैन नगरी में स्थापित है। ये रहा महाकालेश्वर मंदिर का भव्य दृश्य और उसके अंदर का ये शिवलिंग।
इसी के साथ उज्जैन में हमें रात को स्टे भी कराया जाएगा। इसी के साथ अगले दिन की बात करूं तो अगले दिन में हमारा डे 3 में हमें फ्रेश के बाद हमें ले जाया जाएगा बाय बस ओमकारेश्वर, जो कि खंडवा जिले के अंदर स्थित है। ओमकारेश्वर मंदिर ये जो आप देख पा रहे हैं, इस नर्मदा नदी के तट पर बसा मंदना द्वीप पर ये ओमकारेश्वर मंदिर बसा हुआ है और ये 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग भी है। ज्योतिर्लिंग का तस्वीर ये देखिए आप चित्र छाया में देख पा रहे होंगे, ये है ओमकारेश्वर। इसके बाद हमें अगले स्टेशन यानी कि वडोदरा के लिए उज्जैन स्टेशन पे लाया जाएगा और हमें वडोदरा के लिए भेज दिया जाएगा। डे 4 में मॉर्निंग में हम वडोदरा स्टेशन पहुंचेंगे, वहां पर हमें ब्रेकफास्ट और फ्रेश के बाद हमें ले जाया जाएगा स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए बाय बस। स्टैचू ऑफ यूनिटी मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा जो है वो है भारत में स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी। इसकी कुल लंबाई जो है 182 मीटर और फीट में अगर बात करूं 600 फीट। 600 फीट से अंदाजा आप इतना लगा लीजिए कि अगर 6 फीट के एवरेजन हाइट वाले 100 आदमी अगर खड़े होंगे तब इस मूर्ति के बराबर कहीं जाके ऊंचाई प्राप्त कर पाएंगे। मैं आपको यहाँ पर ये भी बताना चाहूंगा कि इस ऊंचाई का अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि विश्व की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा जो है वो है स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा, जो कि चाइना में स्थित है। इसके बाद उशिकु दाइबुस्तु जो है जापान में 120 मीटर की ऊंची, और आप सभी लोगों ने सुना होगा स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि अमेरिका के अंदर स्थित है, उसकी कुल लंबाई 93 मीटर्स की है। आप उससे जस्ट दुगनी ऊंचाई की मूर्ति जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो हमारे प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री रहे थे, उनकी याद में बनाई गई ये प्रतिमा है। इसके बाद हमें इस दर्शन के बाद हमें इस मूर्ति के स्टैचू के साइट सीइंग के बाद हमें वापस से लाया जाएगा वडोदरा स्टेशन। वहां से हमें नेक्स्ट स्टेशन सोमनाथ के लिए प्रस्थान करना होगा। हमारा अगला पड़ाव होगा सोमनाथ। डे 5 में हम सोमनाथ पहुंचेंगे मॉर्निंग में, वहां से हमें धर्मशाला ले जाया जाएगा और फ्रेश होने के लिए हमें टाइम दिया जाएगा। ब्रेकफास्ट के बाद हमें सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराए जाएंगे। सोमनाथ टेम्पल की प्रतिमा आप दृश्य में देख पा रहे होंगे। इसके अलावा सोमनाथ जो इसकी भव्यता है, समुद्र किनार बसा हुआ है और बताया जाता है सोमनाथ मंदिर को कई बार मुस्लिम आक्रांताओं ने लूटने की, कई बार विध्वंस करने की कोशिश की, परंतु ये मंदिर आज भी अपनी प्रतिमा और गरिमा को बचाए रखा हुआ है। जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं, ये सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग ये भी है। इस दर्शन के बाद हमें नेक्स्ट स्टेशन ले जाया जाएगा द्वारिका। द्वारिका में हमें दर्शन कराए जाएंगे द्वारकाधीश टेम्पल के, बेट द्वारिका के और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। सबसे पहले हमें डे 1 में कराया जाएगा नागेश्वर टेम्पल के दर्शन कराए जाएंगे। उसके बाद नागेश्वर ज्योतिर्लिंग ये रहा आपके सामने, और उसके बाद द्वारकाधीश मंदिर। मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा, द्वारकाधीश मंदिर जो है, द्वारकाधीश मंदिर को ही जगत मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार यह कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण कृष्ण जी के परपोते, जिनका नाम था, कई जगहों पे इनका नाम ब्रजभान भी है और कई जगह पे इनका नाम ब्रजनब भी है, उन्होंने करवाया था। पर कुछ मुस्लिम आक्रांताओं, जिनमें से मुख्य रूप से महमूद बेगत का नाम बताया जाता है इतिहासकारों द्वारा, उसने इस मंदिर को तोड़ने की बहुत भरसक प्रयास करे, परंतु 15वीं से 16वीं शताब्दी के आसपास इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया गया था। और मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि द्वारिकाधीश मंदिर 4 धाम यात्रा जो होती है भारत के अंदर, 4 धाम यात्रा में एक धाम द्वारिकाधीश मंदिर भी है। अब मैं आपको अगला बताना चाहूंगा कि यहाँ से आपको ले जाएगा बेट द्वारिका। बेट द्वारिका असल में गुजरात के इस द्वारिकाधीश मंदिर के जो एक तट है, ओखा तट से 8 किलोमीटर की दूरी पर एक द्वीप है, उस द्वीप पे बसी है बेट द्वारिका। कहा जाता है कि जो सबमर्ज हो चुकी, जो पानी के अंदर डूब चुकी द्वारिका जो थी, उस द्वारिका का एक भाग है बेट द्वारिका। वहां पर आपको ले जाया जाएगा बोट के द्वारा, फेरी के द्वारा वहां तक ले जाया जाएगा। इसी के साथ हमारा ये डे 6 में दर्शन जो होंगे वो इस तरीके से पूर्ण होंगे, और इस दर्शन के बाद आपको ले जाया जाएगा वापस से द्वारिका, जहाँ पे हमें द्वारिका में रात रुकाया जाएगा। और अगली सुबह डे 7 की अगली सुबह हमें पुणे के लिए प्रस्थान करना होगा। काफी लंबी यात्रा होने के कारण हम पूरे 7वें दिन के पूरे दिन भर और 8वें दिन जो लगेगा मॉर्निंग की रात तक हम ट्रेन में ही रहेंगे, और 8वें दिन की सुबह हम पहुंचेंगे खड़की स्टेशन जो कि पुणे में है। पुणे में हमें खड़की स्टेशन से पुणे भीमशंकर ज्योतिर्लिंग पे ले जाया जाएगा। भीमशंकर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, ये भीमशंकर ज्योतिर्लिंग का दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके बाद ये देखिए, इस तरीके से ये मंदिर है और ये रहा इसका अंदर का दृश्य। यह है ज्योतिर्लिंग की प्रतिमा। आज के दर्शन के बाद हमें ले जाएगा पराली बैजनाथ टेम्पल के लिए। अब आगे चलते हैं। डे 9 में हम पहुंचेंगे पराली बैजनाथ स्टेशन पर। यहाँ से हमें ले जाया जाएगा पराली बैजनाथ मंदिर के लिए। पराली बैजनाथ मंदिर ये बाहर से दिखता है इस प्रकार से। मैं आपको यहाँ पे बताता जाऊँगा कि ये जो मंदिर है एक शिला से नक्काशी करके बनाया गया मंदिर है। भगवान शिव को समर्पित है ये बैजनाथ मंदिर, और 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है।
ये आप ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी कर सकते हैं। इसके बाद हमें बैजनाथ मंदिर के बाद हमें ले जाएगा औरंगाबाद रेलवे स्टेशन से हमें ले जाएगा कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग ये भी है और यहाँ पर हमें ले जाया जाएगा। ये है इस ज्योतिर्लिंग मंदिर की भव्य दृश्य। मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगा आप सभी को कि 12 ज्योतिर्लिंग में से अंतिम ज्योतिर्लिंग जो है वो कृष्णेश्वर मंदिर ज्योतिर्लिंग को ही कहा जाता है। ये औरंगाबाद से तकरीबन 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज की साइट्स में जो एक साइट है एलोरा की गुफाएं, वहां से ये तकरीबन 1 किलोमीटर के अंदर की रेडियस में ये कृष्णेश्वर टेम्पल स्थित है। ये है कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद आपको नासिक ले जाया जाएगा और नासिक में ही आपको डे 10 की नाइट स्टे कराई जाएगी। हमारा आखिरी पड़ाव रहेगा डे 11 में त्र्यंबकेश्वर में। त्र्यंबकेश्वर एक टाउन है, त्र्यंबकेश्वर में एक त्र्यंबकेश्वर मंदिर है, वहाँ भी एक ज्योतिर्लिंग है। जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं कि पीछे कितनी हरियाली है। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि ये ज्योतिर्लिंग जो है ये 3 पहाड़ियों के संगम पे स्थित है। वो 3 पहाड़ियां जो है वो है ब्रह्मगिरी, नीलगिरी और कलागिरी। और कहा जाता है कि इस मंदिर के अंदर 3 लिंग हैं जो कि विष्णु, शिव और ब्रह्मदेव को समर्पित है। आपको एक सूचना के लिए मैं ये भी बताता चलूं कि इसी जगह से दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, जिसे गोदावरी नदी के नाम से जाना जाता है, उसका उद्गम भी इसी स्थान से होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये है त्र्यंबकेश्वर टेम्पल। ये रही त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की एक छाया चित्र। इसके बाद हमारी यात्रा है इस ज्योतिर्लिंग दर्शन के पैकेज की यहाँ पर संपन्न होती है और यहाँ से हमें वापस से प्रस्थान करना होगा हमारे यात्रा के समापन की ओर। और हमारे जो स्टेशन हमने आते में देखे थे वही स्टेशन हमारे जाते में रहेंगे वापस। अब डिबोर्डिंग स्टेशन की बात करें तो 12वें और 13वें दिन में हमें सारे डिबोर्डिंग स्टेशन मतलब हमें वापस से अपने गंतव्य स्थान तक छोड़ दिया जाएगा। डिबोर्डिंग स्टेशन की अगर बात करें तो वो रहेंगे झांसी, कानपुर, लखनऊ, रायबरेली, गौरीगंज, प्रतापगढ़, प्रयाग संगम, जनगई, भादोही, वाराणसी, मऊ, बेलथारा, ड्योरी सादर और गोरखपुर। इस प्रकार से हमारी जो ये पूरी यात्रा होगी वो कंप्लीट हो जाती है। आइए अब हम बात करें इस पूरी यात्रा में कितना खर्चा आने वाला है। इस पूरी यात्रा में IRCTC और सरकार द्वारा ये पैकेज अनाउंस किया गया है। इस पैकेज में आपको मिलती है 12,285 रुपए में प्रति व्यक्ति की एक रिजर्वेशन सीट। इस सीट में आपको मिलेगा स्टैंडर्ड, ये चार्जेस स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड का मतलब होता है स्लीपर क्लास के ये चार्जेस रहेंगे। इस पूरे यात्रा में दौरान आपको क्या क्या मिलेगा मैं आपको बताना चाहता हूँ। जर्नी में आपको एक स्लीपर सीट दी जाएगी ट्रेन के अंदर। यहाँ कहीं भी नाइट स्टे होगा वहाँ पे नॉन एसी एक धर्मशाला के अंदर डोरमेट्री के अंदर एक बेड दे दिया जाएगा। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आप अपना अकोमोडेशन को अपग्रेड कराना चाहते हैं तो आप अपग्रेड करा सकते हैं, पर उसका पैसा आपको खुद देना होगा। जहाँ भी आपको स्टेशन से बाय रोड ले जाया जाएगा किसी भी मंदिर या दर्शन के लिए किसी भी साइट पर, वहाँ से नॉन एसी बस में ले जाया जाएगा। आपको 3 टाइम खाना दिया जाएगा जो कि प्योर वेजिटेरियन होगा। सुबह के टाइम ब्रेकफास्ट दिया जाएगा, दिन में लंच दिया जाएगा और रात को डिनर दिया जाएगा। 1 ग्लास ऑफ पैकेज ड्रिंकिंग वाटर दी जाएगी एवरी टाइम। मतलब कि जब आप लंच करेंगे या डिनर करेंगे या ब्रेकफास्ट करेंगे तो 1 गिलास आपको पानी का दे दिया जाएगा। आपको इस पूरे टूर के दौरान एक स्क्वाड दे दिया जाएगा जो समय समय पर इंफॉर्मेशन और अनाउंसमेंट आप तक पहुंचाता रहेगा। सिक्योरिटी अरेंजमेंट जो रहेगी वो हर कोच के अंदर रहेगी। IRCTC जो है इस पूरे ट्रिप की जो है ट्रेन की जो है सुपरवाइज करेगी। और इसी के साथ अगर किसी स्टेशन पर लगता है कि IRCTC को कि अब हमें रूट थोड़ा सा चेंज करना है या फिर टाइम हमारा शेड्यूल बिगड़ जा रहा है, तो IRCTC जो है बाध्य नहीं होगी किसी भी तरीके के निर्णय लेने के लिए। वो जब चाहे तब वो स्टेशन को टाइम को परिवर्तित कर सकती है। इसी के साथ आपको यहाँ पर एक मास्क और सैनिटाइजर भी दिया जाएगा। आइए अब मैं बताता चलूँ कि यहाँ पर क्या एक्सक्लूजन्स हैं, कि क्या क्या आपको इसमें नहीं मिलेगा। इसके अंदर आपको मेडिसिन और लॉन्ड्रीज अपनी खुद देखनी होंगी। इसी के साथ कहीं भी मंदिर, मोन्यूमेंट और किसी भी साइट सीइंग प्लेस की अगर आपको एंट्री फीस होगी तो वो आपको खुद बेयर करनी होगी। और वो सभी बातें जो कि इंक्लूजन के अंदर नहीं बताई गई हैं और जो रह गई हैं वो सारी भी एक्सक्लूजन के अंदर आएंगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप चाहते तो अपना एकोमोडेशन अपग्रेड कर सकते हैं। वही चीज मैं यहाँ पे पढ़ के बता देता हूँ। पैसेंजर कैन अपग्रेड द अकोमोडेशन टू एनी कैटेगरी ऑफ होटल्स एंड डेस्टिनेशन बाय ओन। इसी के साथ मैं आपको और बताना चाहूंगा कैंसिलेशन पॉलिसी पैकेज के बारे में। अगर आप पैकेज जो है जैसे 4 तारीख
कि जनवरी 4 को 2022 के अंदर ये यात्रा शुरू होगी। इस यात्रा के शुरू होने से 15 दिन पहले अगर आप कैंसिल कराते हैं तो आपको 250 रुपए का पर पैसेंजर चार्ज कटेगा। अगर 8 से लेकर 14 के बीच में आप कटवाते हैं तो 25% टोटल पर पैसेंजर कट जाएगा। अगर 4 से 7 दिन के बीच में कटवाते हैं डिपार्चर डेट को मिला के तो 50% आपका कॉस्ट कट जाएगा। और अगर 4 दिन से कम रह जाते हैं यात्रा के तो आपको कोई कैंसिलेशन करने में कोई चार्जेस वापस से नहीं मिलेगा। इसके बाद अगर हम बात करें कि आपको अगर कोई और जानकारी चाहिए हो या संपर्क करना हो किसी भी स्टेज पे कि आपको जैसे आप किसी भी स्टेज पे असहज महसूस कर रहे हैं या कोई और इंक्वायरी चाहिए तो आपकी स्क्रीन पे दिए गए नंबरों द्वारा आप पता कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और जब चाहे तो अभी आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर बाद में जब जरूरत लगने पर आप इस वीडियो को दोबारा देख लें। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस वीडियो में मेरे साथ बने रहे और इसी तरीके की और वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जरूर से मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक बटन दबाना ना भूलें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें आगामी इसी तरीके की वीडियो के लिए। और साथ ही साथ आप बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जैसे ही मैं कोई भी वीडियो अपलोड करता हूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। तो धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो में बने रहने के लिए। जय महाकाल।